तो पोलैंड को बेलारूस की धमकी, बड़ी खबर, रूसी ड्रोन गिराए तो युद्ध तय, लुकाशेंको ने कहा है। यूरोप में फुल स्केल वॉर हो सकती है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी। तो पुतिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नेटो जब जब रूस के खिलाफ अपना सीना चौड़ा करेगा, जवाब उतना मुंह तोड़ मिलेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूस के खिलाफ कई बातें कही और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम उल्टा हुआ। पुतिन ने दबने की जगह अब तक सबसे भीषण प्रहार किया। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी दी है, तो जवाब में रूस ने कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया। कीव पर इतना भीषण प्रहार अब से पहले नहीं हुआ था। नतीजा यह हुआ कि कीव के कई इलाके खंडहर में बदल गए। रूसी बॉम्बर से कीव पर मिसाइल की बरसात की गई है। इतने रूसी ड्रोन की गिनती मुश्किल हो गई। इतनी मिसाइलें कि एयर डिफेंस नाकाम हो गई। इतनी रफ्तार से प्रहार कि बचने का मौका तक नहीं मिला। 12 घंटे तक लगातार रूस बारूद बरसाता रहा और कीव समेत कई प्रांत धमाकों से दहलते रहे। कीव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। दावा है कि रूस ने किंजल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। कई क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे एक रूसी MiG-31K फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। यूक्रेन में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी ही हुआ था कि रूसी जेट से मिसाइल फायर कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जेट से एक बेहद तेज रफ्तार मिसाइल निकली। दावा है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड वाली किंजल मिसाइल थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 12 घंटे में 595 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन पर 48 मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने 566 ड्रोन और 45 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है। कीव से 4 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमलों के बीच कई रूसी बॉम्बर्स यूक्रेन के करीब उड़ रहे थे और क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहे थे। रूस के हमले में कीव का कार्डियोलॉजी सेंटर तबाह हो गया। कीव की रिहायशी इमारतों में आग लग गई। मॉल्स को भी रूस ने निशाना बनाया। एक गैस स्टेशन को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कीव में 15 से ज्यादा जगहों पर तबाही हुई है। 12 घंटे तक हमले के बाद कीव के इलाके खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। हमलों के दौरान कीव के लोग मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट में छिपे रहे। यूक्रेन को रूस की तैयारी की जानकारी पहले ही मिल गई थी। रूस के अलग अलग एयरबेस की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद यूक्रेन सतर्क था। काला सागर से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर अभी और बड़े हमले हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर हमले की तैयारी और फिर बॉम्बर्स की शिफ्टिंग की गई। और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके ट्रंप को संदेश देने की कोशिश की है। हमले की तैयारी रूस के यूक्रेन का एयरबेस पर हुई, जहां Tu-95 MS बॉम्बर्स को मिसाइलों के साथ तैयार किया गया। इसी बेस पर बॉम्बर्स में KH-101 क्रूज मिसाइल लोड किए गए। इसके बाद बॉम्बर यूक्रेन के करीब मौजूद एयरबेस पर भेजे गए और उसके बाद वहां से फ्यूल और अटैक प्लान लेने के बाद
यूक्रेन के कई प्रांतों में हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 6 Tu-95MS बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया गया। इस हमले में सिर्फ एक Tu-160 बॉम्बर से प्रहार की खबर है। तमाम बॉम्बर्स की मदद से कीव पर मिसाइल की बरसात कर दी गई। यूक्रेन के ओडेसा में भी मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद से रूस अपने बॉम्बर्स को यूक्रेनी सीमा से बहुत दूर रखता है और सिर्फ किसी ऑपरेशन के लिए ही उन्हें शिफ्ट किया जाता है। कीव पर भीषण हमले के लिए रूस ने ओलेनिया एयरबेस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुर्मांस्क एयरबेस से भी हमले किए गए। Tu-160 से हमले के लिए एंगेल्स बेस का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन हमेशा इन तमाम एयरबेस पर नजर रखता है। यही वजह है कि यूक्रेन को रूस के प्लान का अंदाजा पहले ही मिल गया था और कीव में लोग मेट्रो स्टेशन में जाकर छिप गए थे। लेकिन रूस की स्ट्रेटेजी कीव में तबाही के साथ ही यूक्रेनी राजधानी को खंडर बनाने की भी है। कीव के अलावा जेपोरिजिया, खमेलनित्स्की, सूमी, माइकोलेव, चेरनिहिव और ओडेसा में हमले हुए। सूमी में हमले के दौरान कई गाड़ियों में आग लग गई। हमले के वक्त पार्किंग में कई ट्रक मौजूद थे। रूसी ड्रोन और मिसाइलों के धमाकों से यहां तेजी से आग फैली। रूस के इतने बड़े हमले से नाटो तक हड़कंप मच गया। पिछले दिनों रूसी ड्रोन की घुसपैठ से सतर्क पोलैंड की सेना ने फिर मोर्चा संभाल लिया। पोलैंड के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी ताकि किसी भी ड्रोन को पोलैंड की सीमा में न आने दिया जाए। और पोलैंड में एक बार फिर हड़कंप मच गया। पोलैंड ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया। बॉर्डर के करीब पोलैंड में एयर स्पेस बंद कर दिए गए और उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया। नेटो देशों में एक बार फिर सतर्कता बढ़ा दी गई। रूस ने हवाई हमले के साथ ब्लैक सी फ्लीट को भी हमले के लिए तैयार किया था। रूसी युद्धपोत मिसाइल हमले के लिए तैयार थे। शनिवार रात ऑर्डर मिलते ही ओडेसा पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए। रूस यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। खेरसोन में भी यूक्रेनी सेना मोर्चे पर हमले किए गए। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को भी निशाना बनाया जा रहा है। कब्जे वाले इलाकों में रूस फाप 500 बम से हमले कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को बच के निकलने का मौका न मिले। यूक्रेन के तमाम हथियार गोदाम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जेपोरिजिया में भी भीषण प्रहार का दौर जारी है। जेपोरिजिया में एक स्कूल को टारगेट बनाया गया। रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। सुपर मार्केट को भी तबाह कर दिया गया। डोनेत्स्क में भीषण जंग के बीच रूस ने जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। एक बार फिर 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप में आए बदलाव के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है और अब कीव में सबसे अधिक तबाही ही रूसी सेना का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, चेरनिहिव में रूस यूक्रेन की टक्कर। रूसी ड्रोन और यूक्रेनी जेट में टक्कर हुई है। रूसी ड्रोन को गिराने का प्रयास हुआ है वहां।
तो व्लादिमीर पुतिन ने कीव को दहलाया तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को के लिए बारूदी संदेश जारी कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो मॉस्को में भी अंधेरा होना तय है। जेलेंस्की की इस धमकी को सर्दियों में होने वाली भीषण जंग का आगाज माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस और यूक्रेन ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत कर चुके हैं, यानी आने वाले दिनों में पुतिन के टारगेट पर कीव के बिजली ग्रिड होंगे। तो भाई जेलेंस्की का लक्ष्य मॉस्को के पावर स्टेशन होने वाले हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां जल रहे हैं। ऑयल डिपो धधक रहे हैं। और अब बारी है रूस के पावर ग्रिड सब स्टेशन के जलने की। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का पावर सेक्टर है। तैयारी है मॉस्को को अंधेरे में डुबाने की। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 158 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के टारगेट पर कुल 6 इलाके थे: कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला, रोस्तोव और समारा। इन शहरों में ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर बिजली ग्रिड और सब स्टेशन थे। यूक्रेन की कोशिश इन इलाकों में ब्लैकआउट की थी। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर हमले विफल कर दिए, लेकिन जलती तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो के बाद अब बिजली ग्रिड पर हमले रूस में न्यू नॉर्मल होने वाला है। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किया है। जेलेंस्की के बयान से साफ है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो उनके टारगेट पर मॉस्को होगा। मॉस्को को बिजली सप्लाई करने वाले हर पावर ग्रिड और सब स्टेशन को यूक्रेनी ड्रोन जलाकर राख कर देंगे। लेकिन सवाल है कि जेलेंस्की ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? ऑपरेशन एनर्जी के बीच रूस की बिजली सप्लाई लाइनें उनके टारगेट पर क्यों आ गई? यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 4 हफ्ते पहले पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया था, जिसके बाद से ही रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड और पावर स्टेशन को टारगेट कर रही है। 3 सितंबर को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद इवानो फ्रैंकोविस्क पर ड्रोन हमला किया था, जहां रूस का टारगेट शहर के बिजली ग्रिड थे। 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक किया, जिसमें जापोरिजिया, क्रीवी रीह और ओडेसा को टारगेट किया गया। यहां भी बिजली ग्रिड पर हमले किए गए। 20 सितंबर को नीप्रो शहर की बिजली सप्लाई लाइन पर हमले किए गए, जिसके बाद करीब 2000 घरों की बिजली कट गई थी। 23 सितंबर को किरोवोराद में ड्रोन हमले किए गए। इन ड्रोन्स का प्रमुख लक्ष्य भी बिजली लाइनें और पावर ग्रिड थे। 25 सितंबर को रूस ने चेरनीहिव पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में कई बिजली सब स्टेशन तबाह हो गए, जिससे करीब 70,000 लोग प्रभावित हुए। 28 सितंबर को कीव पर किए गए हमलों में भी कई पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचने की खबर।
दरअसल 1 अगस्त से ज़ेलेंस्की ने रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू किया था। जिसके बाद से यूक्रेनी आर्मी रूस के ऑयल नेटवर्क और ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया है। रूस यूक्रेन के बिजली घर और पावर ग्रिड पर हमले कर रहा है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन को सर्दियों में जमाने की है। दरअसल पावर स्टेशन और पावर ग्रिड नष्ट होने से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे कीव जैसे शहरों को सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। साथ ही घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जिससे -डिग्री तापमान में यूक्रेनी नागरिकों का रहना मुश्किल होगा। अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वो मॉस्को की बिजली सप्लाई ठप करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस हौसले की वजह अमेरिका से दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है, जिसने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन सेना में नया जोश भर दिया है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अब यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का पूरा मन बना चुके हैं, जिसकी तस्दीक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ हथियारों की मेगा डील की योजना बना रहा है, जिसमें एक बड़ी ड्रोन डील भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस डील को लेकर बेहद उत्साहित है। यूक्रेन ने अमेरिका को 90 अरब डॉलर के हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, जिसमें टॉम हॉक मिसाइलों की मांग भी शामिल है। यानी भविष्य में अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा यूक्रेन पहुंचने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। इसी महीने 2 पेट्रियट यूक्रेन को मिले हैं, जबकि 2 डिफेंस सिस्टम अक्टूबर में मिलने वाले हैं। अमेरिकी हथियारों ने ज़ेलेंस्की सेना को जोश से भर दिया है। ऐसे में न सिर्फ रूस के एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऑयल नेटवर्क पर हमले भी पहले से तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के टिंजोवाटोवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। यह पंपिंग स्टेशन चुवाशिया में मौजूद है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद है। फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। डोनेत्स्क के जंगलों में आगे बढ़ती रूसी टुकड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया। 15 रूसी सैनिक मारे गए। नेप्रोपेट्रोवस्क में नदी पार करते रूसी काफले को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। सूमी में रूसी सैनिकों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में भी रूसी काफले को तबाह कर दिया। 8 रूसी सैन्य ट्रक और गाड़ियां तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की के इरादों से साफ है कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं, जो आने वाली सर्दियों में जंग को और ज्यादा भड़काएगा। और रूस से बड़ी खबर, जहां यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन फायर किए रूस पर। रूसी सेना ने 230 ड्रोन गिराए। तो रूस के ड्रोन लगातार यूरोपीय देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। इससे यूरोप में खलबली मची हुई है। नेटो की घबराहट बढ़ती जा रही है। कहीं रूस बड़े हमले की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ का दायरा बाल्टिक से बढ़ाकर मोल्दोवा तक कर दिया है।
जबकि डेनमार्क और जर्मनी ने भी ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश जारी कर दिया है। और इस बीच मिसाइल साइलो वॉर रेडी करते रूस ने संकेत दे दिया कि वो यूरोप में नेटो से टकराने के लिए तैयारी कर रहा है। अब यूरोप में तबाही का नया दौर आरंभ हो चुका है। इसके पीछे पुतिन की नई रणनीति। एक तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक तैनाती बढ़ा रहा है। यह सीधे तौर पर नाटो को चैलेंज है कि रूस कभी भी युद्ध का विस्तार कर सकता है और उसने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। यानी रूस यूक्रेन से आगे की प्लानिंग कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है रूस यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कराकर संपूर्ण कब्जा करे। एक बार यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो रूस रुकेगा नहीं। इसका इशारा ज़ेलेंस्की दे चुके हैं। नाटो को भी समझ आ चुका है कि पुतिन को बैकफुट पर लाना ही होगा। अगर रूस को यूक्रेन में नहीं उलझाया गया तो तबाही का विस्तार तय है। और रूस ने ड्रोन भेजकर इसका रिहर्सल भी कर लिया। पहले पोलैंड, फिर लिथुआनिया, उसके बाद एस्टोनिया, अब फिनलैंड, डेनमार्क, रोमानिया, मोल्दोवा के बाद नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी में ड्रोन हमले का खतरा है। हालांकि डेनमार्क पर 4 बार घुसपैठ हो चुकी है, जबकि फ्रांस में 1 बार ड्रोन घुसा है। और जर्मनी पर अलर्ट है। इन देशों ने नाटो से आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कहा है। हालांकि पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू है, लेकिन बाकी देश भी ऐसा करके रूस को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। पोलैंड के बाद डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी ने रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराने का ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद टकराव बढ़ने के आसार, क्योंकि रूस ने भी अपने मिसाइल बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। खासतौर से जो देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, वो या तो हथियार भेजना रोकेंगे या फिर उन्हें तबाही के लिए तैयार रहना होगा। और कई देशों में रूस की ड्रोन घुसपैठ देखते हुए जर्मनी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कैलिनिनग्राड से जर्मनी के रमस्टाइन मिलिट्री बेस की दूरी 1100 यानी 1100 किलोमीटर है, जहां रूस हमला कर सकता है। अब रूस को जर्मनी ने दी पलटवार की धमकी। अगर ड्रोन घुसपैठ की तो जवाब मिलेगा। इस बीच जर्मनी ने सीमा पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए। मिसाइल लॉन्चर वॉर रेडी कर दिए गए हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। फाइटर जेट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश जारी कर दिया है। जर्मनी की घबराहट बता रही है कि यूरोप में रूस कितना विध्वंसक हो चुका है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग, जिसमें हुए सीक्रेट करार है। अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल भी देने जा रहा है, साथ ही आगे भी बारूद की सप्लाई जारी रखेगा। इससे बौखलाकर रूस ने फिर से ड्रोन घुसपैठ कराई। इस बार फिर से डेनमार्क में रूसी ड्रोन घुसे। डेनमार्क में लगातार 5 बार ड्रोन घुसे हैं। इसके अलावा लिथुआनिया में दूसरी बार ड्रोन घुसे, जबकि फिनलैंड और नीदरलैंड्स में पहली बार रूसी ड्रोन पहुंचे। यानी ड्रोन घुसपैठ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नाटो ने सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
नाटो ने युद्ध के लिए 5000 सैनिकों की ब्रिगेड बनाई। डेनमार्क ने रूसी ड्रोन को गिराने के लिए रडार सिस्टम डिप्लॉय किया। जर्मनी पहले ही रूसी ड्रोन मार गिराने का आदेश दे चुका है। जर्मनी की सेना ने रूस को काउंटर करने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। जबकि बाल्टिक देश लातविया में नाटो मिलिट्री कमेटी की बैठक हुई, रूस को जवाब देने का प्लान तैयार किया गया। क्योंकि रूस सबसे पहले बाल्टिक देशों पर ही हमला कर सकता है। पिछले दिनों बेलारूस में जपार्ड ड्रिल करके रूस ने हमले का संकेत भी दे दिया। हालांकि बाल्टिक सागर में नाटो ने तैनाती बढ़ाकर युद्धाभ्यास आरंभ कर दिया है। तो रूस का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है। जबकि पुतिन की सवाल की गैप पर भी नजर है। इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दिए। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नेटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। रूस के तेवर को देखते हुए नाटो ने बाल्टिक में नया प्लान बनाया। एक तरफ बाल्टिक देशों में सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं, रूस के पास वाले देशों में एटमी तैनाती की जाएगी। जबकि कैलिनिनग्राद को घेरने की पूरी तैयारी है। इसके लिए कैलिनिनग्राद के पास वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो परमाणु सबमरीन भी तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में भी नाटो ने स्पेशल प्लान बनाया है। अब मोल्दोवा में नाटो डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है, जिससे रूस को ट्रांसनिस्ट्रिया से आगे बढ़ने से रोका जा सके। बाल्टिक के बाद मोल्दोवा में नाटो की तैयारी को देखकर रूस बौखला गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है। रूस पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप में नाटो लगातार परिस्थितियां खौफनाक कर रहा है। हम युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। नाटो से अघोषित युद्ध कभी भी घोषित युद्ध में बदल सकता है। रूस ने धमकी भी दी है, अगर नाटो ने रूस के ड्रोन और जेट गिराए तो उसे पछताना पड़ेगा। रूस की यह धमकी बेवजह नहीं। रूस ने एक तरफ ओरेश्निक मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए, दूसरी तरफ कैलिनिनग्राद में ओनिक्स इस्कंदर मिसाइलें तैनात करके तबाही का अलार्म बजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और यूक्रेन और रूस की जंग से दुनिया पर मंडरा रहे बारूदी बादल अब किसी भी समय बरस सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यूरोप और अमेरिका युद्ध भड़काने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसका कारण है एक ऐसी घटना जिसने न्यूक्लियर तबाही को आमंत्रण दे दिया। हालांकि इसमें कोई न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हथियार बन जाएगा यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर 3.5 साल से जारी युद्ध ने विनाश का वो द्वार खोल दिया है, जिसमें यूरोप समेत दुनिया के वो सभी देश शामिल हो चुके हैं जो किसी गुट में रहकर खुद को ताकतवर समझते हैं। इसीलिए युद्ध की तैयारी व्यापक हो रही। एक तरफ नाटो, यूरोप और अमेरिका मोर्चा खोलने को तैयार। तो दूसरी तरफ पुतिन अपने गुट में शामिल देशों के साथ पश्चिम पर विनाश का बवंडर उठाने के लिए तैयार।
इन्हीं हालात में यूक्रेन पर दोहरा असर पड़ रहा है। पहला असर ये कि यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष और भीषण हो गया है, तो दूसरा असर ये है कि यूक्रेन पर रूस कम क्षमता वाले हमले कर रहा है। यानी एक तरफ हमले की गति बढ़ी है तो दूसरी तरफ विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल से परहेज किया जा रहा है। तो क्या भविष्य की व्यापक जंग में उतरने के लिए रूस यूक्रेन अपने घातक हथियार बचा रहे हैं? और अगर ये सच है तो फिर मौजूदा टकराव में रूस यूक्रेन एक दूसरे से बढ़त कैसे बनाएंगे? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, बड़े घातक हमलों के बिना भीषण तबाही। प्लान एन हादसा बदल जाएगी दशा। ज़ैपोरिज़िया को इस समय जिस अंधेरे ने घेर रखा है वो शांति के उजाले से पहले की खामोशी नहीं, बल्कि एक ऐसे विनाशकारी धमाके के पहले का सन्नाटा है जिसे दुनिया साक्षात देखेगी। और इससे होने वाले विनाश को भी साक्षात अनुभव करेगी। ZNPP की कूलिंग बंद, तय न्यूक्लियर विध्वंस। ये यूक्रेन और रूस के युद्ध में टकराव की वो स्थिति है जिसमें विनाशकारी हमलों के बिना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन किसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या रूस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलाकर सर्वनाश चाहता है, या फिर यूक्रेन ZNPP से रेडिएशन फैलाकर विश्व युद्ध की भूमिका तैयार करना चाहता है? सवाल इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि स्थिति अभी तक साफ नहीं है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाके चाहता कौन है। लेकिन दूसरी तरफ यह साफ है कि धमाके और रेडिएशन फैलाने की तैयारी हो चुकी है, जिसका प्रमाण है ये ज़ैपोरिज़िया प्लांट में पसरा अंधेरा। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि 23 सितंबर की शाम से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली कट चुकी है, जिसके बाद रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम के लिए इमरजेंसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुमकिन है कि जिन जनरेटरों से कूलिंग सिस्टम चल रहा है वो बहुत जल्द ठप हो जाएं। हालांकि चिंता इस बात की नहीं है कि जनरेटर किसी भी समय बंद हो सकते हैं, बल्कि चिंता इस बात की है कि बिजली लाइन जुड़ने की संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि हालात न्यूक्लियर तबाही के कगार पर हैं। ठीक वैसी ही न्यूक्लियर तबाही जैसी सोवियत काल में यूक्रेन ने 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे में देखी थी, या फिर 2011 में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में देखी थी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में कूलिंग के बिना विस्फोट होंगे और लोग रेडिएशन से न्यूक्लियर धमाके जैसी ही तबाही का सामना करेंगे। यह मुमकिन इसलिए है क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग सिस्टम ठप हुआ तो कुछ ही देर में न्यूक्लियर रिएक्टरों का तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा और जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हो जाएंगे। और यह हुआ तो 6 रिएक्टर से न्यूक्लियर रेडिएशन 314 वर्ग किलोमीटर से 2827 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाएगा। यहां तक कि इससे कीव और क्रीमिया में जनजीवन संकट में पड़ जाएगा। यही नहीं, पूर्वी हवाओं के जरिए रेडिएशन यूरोपीय देशों तक फैल जाएगा। तो क्या यह ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के जरिए चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी तबाही की साजिश है? और है तो किसकी है? सवाल इसलिए क्योंकि अभी ये प्लांट रूस के नियंत्रण में है और रूस ने ही इस आपदा की साजिश को गहरा दिया है। यूक्रेनी सेना संयंत्र पर हमले करके खतरा बढ़ा रही। न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर पाना मुश्किल हो गया है। लगातार जारी गोलाबारी से रिएक्टरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। बड़े पैमाने पर किसी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी रूस का पक्ष साफ है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को रूस से नहीं बल्कि यूक्रेन से ज्यादा खतरा है।
ये जानते हुए भी कि अगर न्यूक्लियर विनाश हुआ तो यूरोप भी इसकी जद में होगा। इसलिए सवाल उठता है कि यूक्रेन ये चाहता क्यों? इस प्रश्न का सीधा जवाब है, ज़ेलेंस्की ने युद्ध विस्तार का विकल्प तलाश लिया है। ZNPP से रेडिएशन लीक होने पर रूस घिर जाएगा। यूरोप और अमेरिका को प्रत्यक्ष युद्ध में उतरना पड़ जाएगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि रूस को अगर यूक्रेन को दक्षिणी और यूरोप को पूर्वी हिस्से से काटना है तो उसके लिए भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट एक हथियार साबित हो सकता है। वो हथियार जो दुर्घटना से विनाश लाएगा और रूस को बड़े भूभाग पर कब्जा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 24 घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। और बात यही खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने ईरान को ऑफर दे दिया है कि ईरान अपने सभी संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करे। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर लगे यूएन के प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान को ना तो यूएन के प्रतिबंध स्वीकार हैं और ना ही ट्रंप का ऑफर। ईरान इजराइल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण हो सकता है। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। सिर्फ नेतन्याहू ने ही नहीं बल्कि ट्रंप ने भी ईरानी एटमी मिशन के खिलाफ हंटर चला दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो अपने सभी संवर्धित यूरेनियम सरेंडर कर दे। अगर ईरान ऐसा करता है तो उस पर लगे यूएन के प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के हवाले से प्रकाशित की है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान अमेरिका का ऑफर स्वीकार कर लेगा। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से अभी बातचीत के जरिए डील करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर 2015 से पहले वाले सभी प्रतिबंध फिर से लगा दिए। अब उसी कड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका ईरान से यूरेनियम सरेंडर करने को कह रहा है। लेकिन ईरान अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अगर ट्रंप प्रतिबंध हटाते हैं तो ईरान उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यानी तेहरान का रुख साफ है, पहले प्रतिबंध हटाए जाएं, उसके बाद ही डील के लिए किसी तरह की बातचीत होगी। सच ये है कि ईरान अपनी एटमी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बात के सबूत तब मिले जब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों पर ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई बयान आए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य इस्माइल कौसरी ने कहा है कि ईरान अपने मिसाइल और एटमी मिशन को नहीं रोकेगा, वहीं बल्कि इसे और भी ताकतवर बनाएगा। वहीं ईरानी सेना अध्यक्ष आमिर हतामी ने कहा है कि ईरान अपने दुश्मनों पर नजर रख रहा है। ईरानी सेना किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यही वजह है कि इजराइल और ईरान में दूसरे युद्ध का अलार्म बजने लगा।
ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात के इनपुट मिले कि इजराइल ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ईरान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। नया युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। यही वजह है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए नई रणनीति तैयार कर ली। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। बावजूद इसके ईरान अगर अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक रहा है तो इसकी वजह है रूस और चीन। रूस और चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ईरान के साथ उत्तर कोरिया भी। इन्हीं तीनों देशों की मदद से ईरान जल्द से जल्द एटमी हथियार बनाने में जुटा है। तो ईरान और इजराइल उसे रोकने में इस जंग में खामनेई जीतेंगे या फिर ट्रंप और नेतन्याहू, इसका फैसला बहुत जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और गाजा पर हमलों को लेकर इजराइल का विरोध कई देशों ने शुरू कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू हैं कि ना तो झुकने को तैयार हैं और ना ही रुकने के। ऐसा क्यों, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजा दहन के प्लान पर ना तो नेतन्याहू झुके, ना ही विरोध के बाद नेतन्याहू अपना प्लान बदलने को राजी है। हालांकि नेतन्याहू अकेले इस प्लान पर आगे नहीं बढ़ सकते, ये पूरी दुनिया जानती है। जिसका मतलब है कि अब दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर भी नेतन्याहू ट्रंप का रिवियरा प्लान पूरा करने पर आमदा है। गाजा पर नहीं झुकेंगे, नेतन्याहू नहीं रुकेंगे। ये वही गाजा है जिसके 50% क्षेत्रफल पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। ये वही गाजा है जिस पर 100% इजराइल का नियंत्रण है। और ये वही गाजा है जिसे कई देश फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देने को तैयार है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली सेना ने गाजा पर एक बार फिर बमबारी तेज कर दी है। 24 घंटे में 140 से ज्यादा हमास के ठिकाने तबाह किए हैं। हमास के लड़ाकों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है और कई बड़े ढांचागत निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। यह ठीक तब हुआ है जब यूनाइटेड नेशंस में कई देशों ने गाजा के पक्ष में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि इस कार्रवाई के लिए इजराइल को एक कारण मिल गया है जो उसे मनमानी करने के आरोप से बचाता है। इस महीने की शुरुआत में यरूशलेम में भारी गोलीबारी हुई थी, जिसका जवाब देते हुए इजरायली सेना ने एक घर को ध्वस्त किया था। दावा किया था कि इस कार्रवाई में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसका बदला लेने के लिए गाजा पर भीषण बमबारी की गई है। हालांकि लंबे समय से जारी हमले इसे एक बहाना बताते हैं, क्योंकि इजराइल की गाजा में मचाई तबाही बता रही है कि ट्रंप का रिवियरा प्लान अब भी इजरायली सेना पूरा कर रही है। खुद आईडीएफ ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि 8 लाख लोग गाजा से पलायन कर चुके हैं। दक्षिणी गाजा शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसके बाद इजरायली सेना ने हमास पर हमले तेज कर दिए हैं। और इसका कारण है वो स्थिति जो यूएनजीए में बनी है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, एंडोरा और मोनाको समेत कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देते हुए इजरायली हमलों का विरोध किया है। इस मान्यता से इजराइल पर दबाव बढ़ गया है, इसलिए नेतन्याहू ने भी युद्ध समाप्ति का रास्ता उसी मंच पर बताया है। नेतन्याहू के इस बयान का मतलब है कि इजराइल युद्ध समाप्ति तो चाहता है, लेकिन शर्तें उसकी होंगी।
लेकिन अब दबाव उन पर और ज्यादा बढ़ गया है, जो बढ़ाया है रूस, तुर्की और चीन ने, जिन्होंने नरसंहार का सीधा विरोध कर दिया है। यही वजह है कि गाजा पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं, ताकि जल्द से जल्द ट्रंप के उस प्लान को पूरा किया जाए, जिसमें गाजा पर अमेरिकी नियंत्रण होगा और वेस्ट बैंक इजराइल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने कई ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं। किम के नए सीक्रेट हथियार कौन से हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर अब तक अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को अपनी मिसाइलों का खौफ दिखाते थे। बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर दक्षिण कोरिया को तबाह करने का दावा करते थे, लेकिन अब किम जोंग ने कई ऐसे सीक्रेट वेपन तैयार किए हैं जो दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इस बात का दावा खुद किम जोंग उन ने किया। दावा है कि उत्तर कोरिया ने नए सीक्रेट हथियार तैयार किए हैं। ये हथियार कोरियाई नेवी के लिए बनाए गए हैं। इन हथियारों से किम की नेवी को मजबूत बनाया जा रहा है। नए हथियारों में कई डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके नए डिस्ट्रॉयर बेहद घातक हैं।